हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन में। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी बीएससी सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स की हमारी क्लासेस कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसके पीछे की जो हमारी यूनिट नंबर सेकेंड है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यूनिट नंबर सेकेंड के अंदर मैंने आपको करवाया था किसके बारे में, जो आपके अनिश्चितता वाली है उसके बारे में मैंने आपको करवा रखा है। और मैंने पिछले क्लास के अंदर आपको करवाया किसके बारे में, जो आपका टाइम डिलेशन होता है, काल वृद्धि होता है उसके बारे में, और जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, लंबाई संकोचन होता है उसके बारे में बताया था। किसके अकॉर्डिंग? जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और आज की क्लास के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ किसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कुछ न्यूमेरिकल हैं और कुछ ही ऐसे ही छोटे छोटे परिभाषाएं हैं और उनके फॉर्मूले हैं। 2-4 टॉपिक मैं एक साथ में ऐड करके लाया हूँ, ठीक है, जो कि मेरे को इम्पोर्टेंट लगे इसलिए मैं इनको एक साथ लेकर गया हूँ। इनका किसी भी प्रकार से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई भी कमांड रूप नहीं है इनका, एक दूसरे से किसी प्रकार से जुड़े हुए नहीं है, सभी अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, वीडियो को देखना ध्यान से अंत तक, इसकी बिल्कुल मत करना। शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की। आज के सेशन में हमारा क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो पढ़ने वाला पॉइंट वो आपका दिक् काल अंतराल होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिक् काल अंतराल के बारे में। स्पेस टाइम इंटरवल ये क्या होता है? देखिए, चतुर्विम दिक् में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी या सदिश की लंबाई को चतुर्विम स्थिति का चतुर्विम दिक् अंतराल कहते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसकी लैंग्वेज, लेकिन अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। इसको ध्यान से देखना कि चतुर्विम दिक् में, यानी कि चतुर्विम दिक् में स्पेस टाइम इंटरवल, यानी कि चतुर्विम दिक् में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, कोई दो बिंदु है उनके मध्य, तो चतुर्विम दिक् यानी चारों ओर की स्थितियों में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है या फिर जो सदिश की लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? चतुर्विम स्थिति या का चतुर्विम दिक् अंतराल कहते हैं, ठीक है। ये तो था आपका चतुर्विम दिक् अंतराल के बारे में डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि दो घटनाओं के मध्य यह अंतराल शून्य होता है, इसका क्या अर्थ होता है? ये पॉइंट आता है एग्जाम में आपका कि किन्हीं दो घटनाओं के मध्य जो दिक् अंतराल होता है वो शून्य होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, समझाइए। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। अब दिक् अंतराल की बात करूं तो उसको मैं कैसे याद करूंगा? दिक् अंतराल का वर्ग, ये सिंपली देखा जाए, पहले तो देखिए इसका बिना विदाउट वर्ग के, विदाउट स्क्वायर के, डेल एस बराबर होता है आपका सी T2 माइनस का T1, ये होता है आपका दिक् अंतराल। जैसे मैं इसका वर्ग करता हूँ, अंतराल का वर्ग करता हूँ दिक् अंतराल का, तो क्या होता है हमारे पास में? डेल एस का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर डेल एस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो z वाला जो कंडीशन है इसके साथ में आपका सी स्क्वायर भी आएगा, जो मैंने आपको लिखानी है, ठीक है। इसका मान शून्य होने पर कण प्रकाश के वेग के से गतिशील होगा। अब इसमें जो मेन टर्म जो निकल के आती है वो क्या आती है कि दो घटनाओं के मध्य यह अंतराल शून्य होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि दो घटनाओं के मध्य जब यह अंतराल शून्य होता है तो उसका मान हमेशा शून्य होने पर, इसका मान क्या हो जाता है? शून्य होने पर जो कण है उसका वेग किसके बराबर हो जाता है? प्रकाश के वेग से बराबर हो जाता है। अर्थात देखा जाए तो जो कण है वो गतिशील किसके वेग से हो जाएगा? प्रकाश के वेग से गतिशील हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन का टर्म का आंसर, ठीक है, जो इसमें पूछा गया था। अब आगे इसके ऊपर बेस पर एक न्यूमेरिकल है, वो ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है कि किसी निर्देश तंत्र, एक निर्देश तंत्र में दो घटनाओं के निर्देशांक 0000 तथा 6C004 हैं तो दिक् अंतराल की गणना कीजिए। दिक् अंतराल क्या करनी है? हमें गणना करनी है। दिक् अंतराल जैसे गणना करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, दिक्कत ध्यान से देखना। अब इसमें देखिए आपको x1 बराबर आपका 0 दिया गया है, y1 बराबर आपका 6 0 है, z1 बराबर 0 है, t1 बराबर 0 है, x2 वाला 6C है, y2 है आपका 0 और z2 है आपका 0 और t2 है आपका 4, t2 है आपका कितना है? 4 है, ठीक है।
अब उसको वर्ग को जैसे ही हटाते हैं हम तो डेल एस बराबर हमारा आता है S21, तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ये आप क्या हो गया, इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है हमारे पास में ये पुट कर देंगे इसके अंदर। जैसे ही जो वैल्यू है वो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 6c माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये जैसे हमने वैल्यू की पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में जो फाइनली वो निकल के आएगा वो आएगा कि 36c स्क्वायर प्लस का 16c स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका 52c, यानी कि 52c आएगा अंडर रूट में। और इसको हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 4, अब 4 का होता है 2 को बाहर ले लिया तो 2 अंडर रूट 13c, ये आपका हो गया आंसर। ये होता है आपका दिक् काल अंतराल। ठीक है, ये हो गया आपका दिक् काल अंतराल की गणना हमने की। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। आगे का टॉपिक देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक और दिखाता हूँ आपको। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला आपका कॉम्पटन विस्थापन का। कॉम्पटन विस्थापन का क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताऊंगा मैं। ये कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता रहता है। इसकी परिभाषा आती रहती है, डेफिनेशन आती रहती है। इसके बेस पर आपका कुछ न्यूमेरिकली पूछ लेते हैं या फिर कोई ऐसे ही आपको फॉर्मूला बेस को क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बताता हूँ पहले कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है। इसको हम जैसे याद करेंगे कॉम्पटन विस्थापन, तो ये डेल लेमडा हो जाएगा। ठीक है, डेल लेमडा क्या हो जाएगा, तो देखो बाद की विस्थापन की बाद की तरंग दैर्ध्य और पहले की तरंग दैर्ध्य का जो अंतर होता है वही आपका कॉम्पटन विस्थापन होता है। ठीक है, बाद की तरंग दैर्ध्य और पहले की तरंग दैर्ध्य के बीच में जो अंतर होता है ना, तो उनके बीच में जो अंतर होता है वही आपका कॉम्पटन विस्थापन होता है, उसको हम कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और लेमडा बराबर h/c होता है, तो h/m0c क्या आप हो जाएगा आपका h/m0c और 1 माइनस का cos फाई। ठीक है, डेल लेमडा बराबर हो जाएगा आपका HC जैसे हमने कॉमन लिया यहाँ से तो 1 माइनस cos फाई हो जाएगा। और लेमडा सी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पर जो लेमडा सी है यहाँ पर वो क्या है आपकी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य है। क्या है, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य है। इसका वैल्यू क्या होती है आपकी h/mc होती है। कितना होती है, h/mc होती है। ठीक है, यदि कॉम्पटन विस्थापन बराबर कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य हो। अब ऐसा पूछा गया है कि यदि कॉम्पटन विस्थापन का मान कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा तो क्या होगा। यदि कॉम्पटन विस्थापन इक्वल टू कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, फोटोन का प्रकीर्णन कोण कितना होगा। अब ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसा एक न्यूमेरिकल आ गया है, ऐसा ही न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ। अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना कि यदि कॉम्पटन विस्थापन को कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के बराबर कर दिया जाए या फिर मान लिया जाए या फिर रख दिया जाए तो फोटोन का जो प्रकीर्णन कोण है वो कितना होगा। ये मोस्टली पूछा जाता है कि फोटोन का प्रकीर्णन कोण कितना होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना होगा। देखिए, तो जो डेल्टा लेमडा बराबर आपका लेमडा सी था ये वाला, और यहाँ पर 1 माइनस कोस फाई था, बराबर में बात करूँ मैं 1। ठीक है, इसको जगह हम रख देंगे क्या, 1 रख देंगे। जैसे इसकी जगह 1 रखेंगे तो देखो ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो कोस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो अब कोस 0 की वैल्यू का π/2 पर होती है, तो आपका फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम कॉम्पटन विस्थापन की वैल्यू किसके बराबर करेंगे, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के बराबर करेंगे, तो जो फोटोन का प्रकीर्णन कोण है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, π/2। अब देखो आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ध्यान से देखना। कुछ इस प्रकार से एक और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव्यमान कण का वेग यदि प्रकाश के वेग से अधिक नहीं है, इसे प्रूव करना है कि दर्शाओ कि द्रव्यमान कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता। इसको प्रूव करना है। देखना इसको प्रूव कैसे करेंगे।
कि प्रकाश का वेग c प्रकृति में अधिकतम संभव वेग है। हम जानते हैं कि जो प्रकाश का वेग है जो 3 × 10⁻⁸ जो मीटर प्रति सेकंड जो ये वेलोसिटी है प्रकाश की, इस प्रकृति में सबसे अधिक है, यानी कि इससे ज़्यादा किसी का भी वेग वेलोसिटी नहीं हो सकता है। जिनका भी वस्तुओं का वेग होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर माना जा सकता है, ठीक है। इनकी एक एज्यूम किया जा सकता है कि भाई प्रकाश के वेग के बराबर है ये, ठीक है। तो प्रकाश का वेग c प्रकृति में अधिकतम संभव वेग है। कोई भी पिंड निर्वात में प्रकाश के वेग से अधिक वेग से गति नहीं कर सकता। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, चाहे कोई भी हो, वो क्या होगा, निर्वात में प्रकाश के वेग से अधिक, यानी कि प्रकाश के वेग से अधिक वेग से क्या नहीं कर सकता, वो गति नहीं कर सकता है, गति नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि माना कोई निर्देश तंत्र S के सापेक्ष अक्ष दिशा में, अब क्या करना है, कोई निर्देश तंत्र है जो S के सापेक्ष अक्ष दिशा में S प्राइम निर्देश तंत्र में u वेग से गतिमान किसी कण या पिंड के वेग का अक्ष के अनुदिश घटक u डैश अक्ष है। ये सिंपल है, ये मैंने आपको बताया भी है और आप लोग जानते भी हैं कि जैसे मैं बात करूं किसी ऐसे निर्देश तंत्र में जो आपका दूसरा जो S प्राइम निर्देश तंत्र है वो इसके सापेक्ष गतिशील होगा और उसका वेग यदि u है तो S प्राइम वाले का क्या हो जाएगा, u डैश अक्ष हो जाएगा। अक्ष की बात करूंगा तो u प्राइम अक्ष हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसके अंदर मैंने यही आपको बता रखी है। इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना और समझोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो जो अक्ष के अनुदिश जो घटक होता है u अक्ष, वो कितना होता है, u अक्ष बराबर होता है आपका u अक्ष प्राइम प्लस का v बटे 1 प्लस u अक्ष प्राइम v अपॉन c स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर देंगे 1, ठीक है। यदि S1 में कण का u अक्ष प्राइम प्रकाश के वेग के बराबर हो तो u अक्ष प्राइम बराबर c हो जाएगा। अब S प्राइम के अंदर क्या होगा, जो u अक्ष है जो घटक है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो तो क्या हो जाएगा आपका u अक्ष डैश बराबर c हो जाएगा, जो प्रकाश का वेग है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल में हमारे पास में क्या निकल के आता है, फाइनल में देखो u अक्ष बराबर होता है आपका c प्लस c, प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया। जो u अक्ष था u प्राइम अक्ष वाला, उसके जगह मैंने क्या रख दिया, c रख दिया। और जैसे ही रखा तो यहाँ पर देखो u अक्ष था, u प्राइम अक्ष था, तो c प्लस c अपॉन में 1 प्लस c इंटू c अपॉन c स्क्वायर, u अक्ष बराबर हो जाएगा आपका 2c अपॉन 2 से 2 कैंसिल और u अक्ष की वैल्यू कहाँ आ गई आपकी, u अक्ष बराबर c अर्थात। अब इससे आपको कुछ देखना कि इसलिए सिद्ध होता है कि प्रकाश का वेग अंतिम सीमांत वेग है, यानी कि नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर जो प्रकाश का वेग है वो अंतिम यानी कि सबसे लास्टतम सीमांत वेग है, इससे अधिक कोई वेग नहीं हो सकता है। वो प्रकृति में सर्वाधिक अधिकतम संभव वेग है, इससे प्रकाश के वेग से अधिक किसी वस्तु का वेग नहीं हो सकता। जो भी वस्तु का वेग वेलोसिटी होगी वो प्रकाश के वेग के बराबर होगी, इसके बराबर ही मानी जाएगी, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैंने आपको 3-4 टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं, कुछ से उनसे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए हैं, डेफिनेशन प्रूव भी करवाए हैं और कुछ रिलेशन है उनके बारे में मैंने प्रूव इसका करवाया है, ठीक है, सॉल्यूशन करवा दिया है। तो आई होप वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना और आपने पीछे क्लासेस नहीं देखी देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, इसके यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो सब्सक्राइब जैसे करते हो उसके साथ में नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर देना, ताकि मैं जैसे क्लास डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।